हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज उसका हम डेरिवेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की क्लास में है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, निरक्षीय स्थिति पूछता है या फिर कभी कभी अनुप्रस्थ पूछता है। कभी कभी निरक्षीय पूछ लेता है और कभी कभी अनुप्रस्थ पूछ लेता है, तो ये दोनों एक ही बात है। इसका आप ध्यान देंगे कि निरक्षीय पूछेगा तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है और अनुप्रस्थ पूछेगा तब भी आपको यही डेरिवेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कल के डेरिवेशन में आपका मेन फार्मूला आया था अक्षीय स्थिति के लिए, वह क्या आया था उसको आप देख लीजिए। अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला आया था E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको, 2p/r³, 2p/r³, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। ये पिछली वाला जो लेक्चर था अक्षीय स्थिति में, उसके लिए जो लास्ट आया था, इसको हमने आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया और फिर से अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आप याद करके रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है तो फार्मूला याद रहता है तो आसानी होती है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिगर कैसे बनाते हैं। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बनाएंगे। आप पहले इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप नोट करिएगा या फिर बनाइएगा अपने फेयर कॉपी या रफ कॉपी पे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव देखा। क्या है? एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के दो आवेश परंतु दिशा में विपरीत, जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l डिस्टेंस पर होते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर प्लस का कूलाम Q कूलाम है, Q आवेश का कूलाम है, यहाँ पर माइनस Q आवेश का एक आवेश रखा हुआ है, प्लस Q। देखिए परिमाण में बराबर है, Q है, यहाँ भी Q है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2Q रख दिया, यहाँ 3Q रख दिया, परिमाण अलग अलग हो गया। परिमाण बराबर है, Q रखा हुआ है और दिशा में क्या है? विपरीत है। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दिशा में क्या है? विपरीत है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है 2l। कितनी होती है? 2l। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 2a लिख कर दिया है, तो आप कुछ भी 2a मान लीजिए या फिर 2l मान लीजिए, ठीक। अक्षीय स्थिति जो होती है, अक्षीय स्थिति में आप देखिए इसके अक्ष से हम लोग यहाँ कहीं, मतलब मिडिल से, इसका मिडिल मान लेते हैं O पॉइंट है, O पॉइंट से R दूरी पर कहीं अक्षीय स्थिति में रखी रहती है, तो वहाँ अक्षीय स्थिति का केस बनता है। यहाँ निरक्षीय मतलब सेंटर से इसके लंबवत कहीं यहाँ पर एक P बिंदु पर एक कोई हमको क्या निकालना है? निरक्षीय स्थिति P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अच्छा कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। कितनी दूरी पर? R डिस्टेंस पर। R डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है और वहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से आप थोड़ा सा देखिएगा, बिंदु P पर यहाँ से जो प्लस Q आवेश के कारण जो यहाँ पर तीव्रता होगी वो क्या होगी? तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ से भी खींच लेते हैं, ठीक है। ये कोण कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। दोनों जगह थीटा थीटा बनेगा, ठीक, क्योंकि मिडिल से है और ये मिडिल में रखा हुआ है, तो जो भी कोण बनेगा आपस में, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, अब ये आप देखिए कि ये जो OA है और ये OB है, ये कितना कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L। दोनों की दूरी आपस में क्या होगी? OA बराबर OB, क्योंकि मिडिल से लिया गया है। OA बराबर OB, तो ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, और ये आपको दूरी पता है कि ये R है। तो आप बताइए, जब आपको OA, अच्छा ये 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा, तो यहाँ O मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ये भी कितना बनेगा?
90 डिग्री। तो आप ये बताइए कि AP कितना होगा और BP कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का केस बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। OP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और OA क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, L स्क्वायर प्लस लंब कितना है, R स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहाँ भी देखिए वही केस बन रहा है, यहाँ भी L है R है, तो ये कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपको क्लियर होगा। इससे पहले ये फिगर बनाने के बाद आप इसके बारे में कुछ लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लिखेंगे कोई एक द्विध्रुव AB जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर या अनुप्रस्थ स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा और लिख सकते हैं, बिंदु A पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश रखा गया है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L डिस्टेंस है। कितनी है, 2L दूरी है। तो ये बातें आप लिख देंगे तो थोड़ा सा आपका डेरिवेशन पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। आपका मतलब जैसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि ये उनको याद होता है, ये फिगर बनाते हैं और डायरेक्ट डेरिवेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। आप जो कर रहे हैं बस आपको वही चीज़ें लिखनी है, आप क्या कर रहे हैं बस आपको वही लिख देना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद आपको देखना है, ये दूरी भी लिख लेनी है। जैसे आपका AP कितना आ रहा है, AP बराबर BP बराबर कितना आ रहा है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है वहीं पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। चलिए अब आते हैं मूल डेरिवेशन पर। हमको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्लस का आवेश है, प्लस Q आवेश है, और यहाँ पर जहाँ हमें तीव्रता निकालनी है वहाँ भी हम प्लस आवेश मानकर चलेंगे। तो यह क्या होगा, इस प्लस और इस प्लस के कारण क्या होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण, तो कुछ इस टाइप में ये काम करेगा, ये कुछ इस टाइप में इसको बाहर की ओर धक्का देगा। ये आपको क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश होगा, परीक्षण आवेश होगा, Q नॉट हो सकता है। तो ये इसको क्या करेगा, इधर बाहर की तरफ धक्का देगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको। तो कुछ इस तरह से फोर्स इस पर काम करेगा, EB, कुछ इस तरह से EB काम करेगा इधर की ओर। ठीक, तो जो परिणामी मिलेगा, परिणामी किधर मिलेगा, ये इधर खींच रहा है, इधर धक्का दे रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ना तो ये इधर आएगा ना ही इधर जाएगा, ये कुछ इस साइड में जाना शुरू कर देगा। तो पहले EA का कंपोनेंट करेंगे और EB का कंपोनेंट करेंगे। तो EA का कंपोनेंट करेंगे, देखिए किधर काम करेगा, EA काम करेगा बिंदु P, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। EA का कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर थीटा डिग्री बन रहा है, तो जो इधर कंपोनेंट होगा वहाँ भी थीटा बनेगा। तो जिससे थीटा बनता है उसको हम क्या ले लेते हैं, कास थीटा, और जिससे थीटा नहीं बनता है उसको हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा। इससे थीटा बनना है तो ये क्या हो जाएगा, EA कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो काम करेगा वो काम करेगा EA साइन थीटा। ये किसका कंपोनेंट होगा, EA का केवल कंपोनेंट हुआ है, केवल EA का कंपोनेंट हुआ। अभी EB का बचा हुआ है, अभी EB का बचा हुआ है। EB का देखिए किधर काम करेगा, EB का काम करेगा इधर की तरफ काम करेगा, इधर की तरफ कंपोनेंट करेंगे EB का, तो आएगा EB कास थीटा, क्योंकि थीटा इससे भी बनाएगा, यहाँ भी थीटा बनेगा, तो EB कास थीटा इधर काम करेगा और EB साइन थीटा इधर काम करेगा। तो फाइनली ये
फोर्स किधर काम करेगा, बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण फोर्स किधर काम करेगा, तो आप देखिए दोनों के दोनों फोर्स इधर काम कर रहे हैं, इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जो फाइनली लिखेंगे हम परिणामी, तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा लिख देंगे, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, EB sin थीटा और EA sin थीटा, EB sin थीटा और EA sin थीटा एक दूसरे को ऊपर नीचे ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट इसलिए भी कर देगा, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आप R दूरी पर निकाल रहे हैं, आपको R दूरी चाहिए, और R दूरी अगर चाहिए तो ये डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा हुआ तो आपका R दूरी मिलेगा कहाँ, आप तो फिर या तो R से कम हो जाएंगे या तो R से ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस बिंदु P पर आपको जहाँ पर परीक्षण आवेश रख के आपको तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु को एकदम फिक्स मानना है, तो इसको ऊपर नीचे होने से रोकेंगे, तो ऊपर नीचे होने से अगर रोकते हैं आप, तो ये EB sin थीटा और EA sin थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, एक ऊपर काम करेगा तो एक नीचे काम करेगा, तो ये दूसरे आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे कैंसिल आउट होंगे, कैसे, देखिए ये EA sin, अच्छा पहले थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हम लिख रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EA लिख लेते हैं, EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अच्छा दूरी कितनी है, R, यहाँ वहाँ पर R होता है कब, जब एक Q हो और दूसरा Q नॉट हो और उनके बीच की दूरी R हो, तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ R नहीं है, यहाँ से देखिए प्लस Q से P की दूरी कितनी है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर K भी आता है, लेकिन हम पहले से मान रहे हैं कि K इक्वल टू क्या है, 1 है। हम कहीं ये वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं, या फिर स्पेस में निर्वात में कर रहे हैं, तो उसके लिए जो K की वैल्यू होती है 1 होती है। ये EA की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू है, EA की वैल्यू है। अब आप देखिए माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत चाहे विद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी, उतनी सेम दूरी है, जहाँ से जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब आप देखिए इन दोनों का नेचर विपरीत है, एक क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है और एक इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप क्या दिशा में विपरीत हैं, आप यहाँ पर साइन थीटा लगा दीजिए और यहाँ भी साइन थीटा लगा दीजिए, तो देखिए ये दोनों सेम होंगे और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ तक नोट करने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है कास थीटा की वैल्यू निकालनी है। कास थीटा की वैल्यू क्यों निकालनी है, पहले ये देख लेते हैं। आप निकालिए परिणामी E, मतलब तीव्रता कितनी होगी, निरक्षीय स्थिति में जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कितनी होगी, वो परिणामी तीव्रता आएगी, लिख देते हैं परिणामी तीव्रता E इक्वल टू ये तो EB और EB साइन थीटा और EA साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। आप तो अब जो निकलेगा वो इधर ही तो निकलेगा, ये दोनों फोर्स इधर। अब देखिए थोड़ा सा कंपोनेंट करने के बाद आप कंपोनेंट पर ध्यान देंगे, आपके लिए ये और ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। आप जब कंपोनेंट कर देंगे तो ये इसको भी समाप्त समझ लीजिए और इसको भी खत्म समझ लीजिए। अब जो कंपोनेंट है उस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों, ये देखिए ये कंपोनेंट है तो ये तो आपस में इक्वल हो गए। अब जो काम करेगा वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये प्लस हो जाएंगे, मतलब EA cos थीटा और EB cos थीटा ये ऐड हो जाएंगे, तो E इक्वल टू आ जाएगा EA cos थीटा
प्लस ई बी कास थीटा। यहाँ से देखिए ई इक्वल टू ई ए और ई बी बराबर ही तो हैं, तो क्या इसको ई बी ई ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे? ई ए कास थीटा प्लस ई ए कास थीटा, 2 बार हम लिख दे रहे हैं। और फिर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू आ जाएगा, अब दिख नहीं रहा है यहाँ से, इतना नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई ए कास थीटा प्लस ई ए कास थीटा हुआ, तो आप ई इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 2 ई ए कॉस थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ तक आप नोट करिए। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको कास थीटा निकालना पड़ेगा। कास थीटा आप निकाल लेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट होगी, ई ए की वैल्यू पुट होगी और फिर फाइनली ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। यहाँ तक आप नोट करिए, यहाँ तक, और इसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे जैसे फिगर बनाना है वैसे वैसे उसके बारे में लिखना है। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ई की वैल्यू लिखेंगे तो जल्दी में हम यहाँ आर स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को लिखेंगे, दूरी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ दूरी कितना था? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इस पहले यहाँ इतना नोट कर लेते हैं आप लोग, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं इधर, क्योंकि इसको भी मिटाएंगे। याद है आप लोगों को शायद, ई ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना ही मिटा ले रहा हूँ बस। फाइनली देखिए क्या आया है हमारा ई इक्वल टू आया है 2 ई ए कास थीटा, इतना आया है। अब कास थीटा की वैल्यू पहले बताइए कितना आएगी? कास थीटा की जो वैल्यू आएगी, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? एल है। अच्छा कर्ण कितना है? कर्ण है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कास थीटा की भी वैल्यू आपको पता है कि कास थीटा इक्वल टू एल अपान अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू पुट होगी। ई इक्वल टू आपका फाइनल आएगा 2 × 1/4πε0 क्यू अपान यहाँ से देखिए स्क्वायर लगा है, अंडर रूट लगा है, मैं स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। और कास थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एल अपान, इसको लिख देता हूँ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, मल्टीप्लीकेशन में है ये, ठीक। अच्छा ई इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए ई इक्वल टू, अब यहाँ से 2QL, ऊपर क्या बन रहा है? 2QL। तो आपको पता है ना कि P बराबर होता है 2QL। P बराबर कितना होता है? 2QL। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P। तो यहाँ से लिख देंगे 1/4πε0 P अपान, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये सेम वैल्यू है, 1 के पावर 1 है और 1 के पावर 1/2 है, पावर जुड़ जाएगा, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2। तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इतनी बातें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इस बेस पर भी न्यूमेरिकल आता है। अच्छा मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? मात्रक सेम होगा, तीव्रता का मात्रक सेम होगा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। यहाँ तक ई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे थोड़ा सा जैसे आप लोगों ने अक्षीय स्थिति में किया था, अक्षीय स्थिति में जो किया था वही करेंगे। क्या लिखेंगे कि जो आर की वैल्यू होगी वो एल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी, तो आर स्क्वायर कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू किसके? एल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि आर की वैल्यू क्या है? वो ज़्यादा है किससे? एल से, इसलिए आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी किससे? एल स्क्वायर से। तो आपको क्या कर लेंगे? एल को नगण्य मानने पर क्या कर लिखेंगे? एल को नगण्य मानने पर, एल को आप नगण्य मान लेंगे, क्या बन जाएगा? ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0, एक्चुअली दिख नहीं रहा यहाँ पे, इधर लिखता हूँ। अब आपका बस फाइनल आंसर ही आने वाला है। एल को नगण्य मान लेंगे, ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 P × P अपान एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, आ जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर के पावर 3/2 और ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 P/r क्यू। ये आता है फाइनल डेरिवेशन का आंसर न्यूटन पर
कूलाम। तो इतना ध्यान देना है आपको। यहाँ तक करने के बाद सेम प्रोसेस होगा यहाँ से लेकर जो आपको अक्षीय स्थिति में कराया गया था उसी तरह से कि एल की वैल्यू एक्चुअली द्विध्रुव क्या होता है, बहुत छोटा होता है और आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आर को हम बहुत ज़्यादा अगर मानते हैं एल के कंपेयर में, तो एल बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो आर स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी एज कम्पेयर टू एल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एल को नगण्य मान लेंगे, एल को यहाँ से हटा देंगे तो आर स्क्वायर के बराबर 3/2 हो जाएगा और आर स्क्वायर से ये बाई 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आर के पावर 3 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यू। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, निरक्षीय स्थिति का है। किसका है, निरक्षीय स्थिति का है। और जो अक्षीय का आता है ये आपको पहले जो पहला लेक्चर है उसमें बताया गया है। इसमें आता है 1/4πε0 2p/r3। तो थोड़ा सा आपको अगर आंसर याद होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इतना इस तरह से डेरिवेशन आप कर लेंगे। वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आप एक बार कमेंट करते रहिएगा तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।